Question number 6. If the roots of the quadratic equation 4x square minus 5x plus k is equal to 0 are real and equal. तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके जो रूट्स हैं रियल एंड इक्वल हैं। तो रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या होती है? रियल एंड इक्वल में जब d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d जीरो हो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो होती है तब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ पर अब रखते हैं b की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक हमारी जो इक्वेशन होती है ये है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म की होती है। तो यहाँ पर देखिए b का काम कौन कर रहा है? b का काम -5 कर रहा है, -5 का स्क्वायर। -4 इंटू ए का काम कौन कर रहा है? 4 कर रहा है। c का काम कौन कर रहा है? c k है, इज इक्वल टू 0। ये d, तो ये -5 का स्क्वायर 25 -4 4 जा 16 k हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इस 16 k को उधर भेज देंगे तो प्लस 16 k हो जाएगा और ये 25 है, तो 25 अपॉन 16 k की वैल्यू हो जाएगी। तो k की वैल्यू अगर हम 25 अपॉन 16 रखेंगे यहाँ पर, तब इसका जो d आएगा ना वो 0 आएगा, तब रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो 25 अपॉन 16 ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7. If probability of winning a game is p, then probability of losing the game is। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दिस इवेंट इज 1। मतलब कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, कोई भी ई मतलब इवेंट, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है, इन दोनों का सम 1 आता है। ये याद रखिए आप, कोई भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और कोई चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 होता है, याद कर लीजिए। सिमिलरली यहाँ पर विनिंग की प्रोबेबिलिटी प्लस लूजिंग की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम भी 1 आएगा ना। तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? विनिंग की प्रोबेबिलिटी है p प्लस लूजिंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू 1। तो ये लूजिंग की प्रोबेबिलिटी को अकेला कर लेते हैं, इस p को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो लूजिंग द गेम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस p। तो 1 माइनस p आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन 1 माइनस p। क्वेश्चन नंबर 8. हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये दोनों पॉइंट हैं, ये है a 2, -3, ये है b, ये है -2, 3। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो ab की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए AB की डिस्टेंस निकालनी है। x2 कितना है? x2 है ये -2 माइनस x1 कितना है? 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 3 है माइनस y1 कितना है? -3। तो ये -3 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AB की डिस्टेंस कैसे आएगा? ये माइनस प्लस हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर। AB हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा और 6 का स्क्वायर 36। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 6 और 6 12 की 2 कैरी 1 3 1 4 5, तो 52 हो गया। तो AB हो गया √52। तो √52 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 13 4 जा 52 ना, तो 4 को 2 × 2 लिख देंगे और 13 को ये 13, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√13 हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। तो 2√13 कहीं है, 2√13 ये हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि इस पूरे की वैल्यू आ जाए 2। तो ये इसको नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लेता हूँ पहले मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ऑब्जर्व करिए इन दोनों को, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होती हैं। पहली आइडेंटिटी है ना ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। इन दोनों को एक पास में लिख लेता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको इन दोनों को पास में लिख दिया, इसको बाद में लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं साइन थीटा को। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू क्या रख दूंगा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। हमें इसकी वैल्यू 2 लानी है, तो थीटा क्या रख देंगे 2 वैल्यू आ जाए। ये तो 1 है ना, तो यहां पर 1 होना चाहिए ना, तो साइन थीटा 1 होना चाहिए। तो साइन थीटा 1 कब होता है, जब साइन 90 होता है, जब थीटा 90 होता है तब होता है ना। तो यहां पर अगर 1 रख दिया जाए तब हो जाएगा ना आंसर 2। तो बताइए यहाँ पे थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें ताकि 1 आ जाए, तो थीटा 90 रख दीजिए, साइन 90 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा अगर आप रखोगे 90 डिग्री ना, तभी आएगा ये साइन 91। तो यहाँ पे थीटा अगर आप 90 रख दोगे ना, तभी 2 वैल्यू आएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability that drawn card is a red queen. तो कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उनमें से 4 सूट होते हैं, 4 सूट होते हैं। पहला होता है स्पेड, स्पेड होता है, क्लब होता है, फिर हार्ट होता है और डायमंड होता है। ऐसे 4 सूट होते हैं, डायमंड है ये। 4 सूट हो गए। तो ये जो दोनों होते हैं ना, ये ब्लैक कार्ड में आते हैं, ये ब्लैक कार्ड होते हैं, और ये दोनों रेड कार्ड में आते हैं, रेड कार्ड। तो यहां पर देखिए 4 सूट हैं, इस सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, इस सूट में भी 13 कार्ड्स होते हैं, इस सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, और इस सूट में भी 13 कार्ड्स होते हैं। ये ऐसे हो गया। तो यहां पर देखिए ये स्पेड वाला जो सूट होगा इसमें 13 कार्ड्स होते हैं, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है इस सूट में, और एक जैक होता है, एक एस होता है, और 10 नंबर कार्ड्स होते हैं ना इसमें। इस तरीके से ये वाले सूट में भी एक क्वीन होगी, एक किंग होगा, एक जैक होगा, एक एस होगा, बाकी बाकी 9 नंबर कार्ड होंगे, इसमें भी 9 नंबर कार्ड होंगे। यहाँ पर भी ये वाले सूट में भी एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक एस होगा, एक जैक होगा। इस वाले सूट में भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस और 9 नंबर कार्ड होंगे। तो क्वीन कितनी हो गई टोटल, यहाँ पर एक क्वीन होगी ये वाले सूट में, ये वाले सूट में एक क्वीन होगी, ये वाले सूट में एक क्वीन होगी, ये वाले सूट में एक क्वीन हो गई। तो 4 क्वीन हो गई हुई। हमें रेड क्वीन चाहिए, तो ये रेड कार्ड्स है ना, ये 26 तो रेड कार्ड होते हैं, तो रेड क्वीन 2 हो जाएंगी ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी, तो रेड क्वीन कितनी है, 2 रेड क्वीन है, तो उनको ऊपर लिख देंगे। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 है टोटल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/26। तो 1/26 हमारा आंसर हो जाएगा। 1/26 कहां पर है, ये। क्वेश्चन नंबर 11, if a certain variable x divide a statistical data arrange in order into 2 equal parts, मतलब कि जो x है वो उस डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, देन द वैल्यू ऑफ x। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब साफ है कि जैसे ये है मान लीजिए, तो यहाँ ऐसे है, यही पॉइंट तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं मिड पॉइंट, यानी मीडियन,
मिडिल वन, तो मीडियन ही होगा क्योंकि मीन तो हो नहीं सकता। मोड तो जो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है वो होता है। रेंज क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जो होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन वो होता है, रेंज होता है, ये वो नहीं हो सकता। मोड जो सबसे ज्यादा बार आती है, जिस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वो मोड होता है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये भी नहीं होगा, तो मीडियन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पर, द रेडियस ऑफ स्पेयर इज 7/2, तो स्पेयर है ये, स्पेयर का रेडियस गिवन है 7/2, इसका हमें वैल्यूम निकालना है। तो वैल्यूम ऑफ स्पेयर वी ऑल नो व्हाट इज इट, वैल्यूम ऑफ स्पेयर होता है, वैल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको याद कर लीजिए। तो 4/3 पाई के प्लेस पे 22/7 रख देंगे। आर की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 7/2, तो आर क्यूब होता है, आर क्यूब, तो इसको 3 टाइम लिखेंगे ना, क्यूब मतलब होता है 3 बार लिखना, ये लिख दिया, ये लिख दिया। देखिए यहाँ पर 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 11 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा, और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया, यहाँ पर आया 11, ये 11 इंटू 7 अपॉन 3, तो 11 इंटू 7 से 49, 49/3 ये हो गया। तो 11 9 जा 99 की 9 कैरी 9, 11 4 जा 44, 44 और 9 53/3, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 539/3, ये ऑप्शन हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द मीन एंड मीडियन ऑफ आ स्टैटिस्टिकल डेटा आर 21 एंड 23 रिस्पेक्टिवली, मतलब मीन ये है और मीडियन ये है, ठीक। तो और हमें मोड निकालना है, तो मोड का फॉर्मूला याद है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, तो मीन मीडियन मोड के बीच में क्या रिलेशन होता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला इन तीनों के बीच में रहता है, तो ये होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड निकालना है 3 मीडियन, तो मीडियन कितना है, मीडियन यहाँ पे देखिए ये मीडियन है, ये मीडियन 23 माइनस 2 इंटू मीन कितना है, मीन ये है, ये मीन, ठीक, 21 मीन, तो 3 3 या 9, 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 9 में से 2 गया 7, 6 में से 4 गया 2, तो मोड हो गया 27 ऑप्शन में है, ये है 27। क्वेश्चन नंबर 14, द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन है, ये राइट सर्कुलर कोन, द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 24 and 7, तो हाइट 24 है, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट ले लेते हैं, ये हाइट है, हाइट कितना है 24 एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस ये सर्किल है, ये रेडियस होगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है, ये हाइट है। द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन की स्लैंट हाइट निकालनी, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, कोन की ये स्लैंट हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट, इसको निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, गौर से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये स्लैंट हाइट है, ये क्या है, स्लैंट हाइट को एल बोलते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्योंकि 2 साइड की लेंथ गिवन है, तीसरी साइड की लेंथ निकाल लेंगे। तो ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए गौर से, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब ये बेस का स्क्वायर, बेस मतलब रेडियस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर मतलब हाइट का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना। यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो हमें स्लैंट हाइट निकालना, स्लैंट हाइट मतलब एल, तो ये एल निकालना है। रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर, ये 7 है। हाइट कितना है, हाइट 24 है, हाइट 24 का स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है।
तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और 6 15 की 5 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 की 2 कैरी 1, 5 1 6, 625 आ गया। तो एल को अकेला कर देंगे, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट 625 हो जाएगा। तो 6 रूट 625 क्या होता है, 25 होता है ना। एल की वैल्यू 25 हो जाएगी, क्योंकि इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार 5 आएगा, तो 2 5 बाहर आ जाएंगे, तो एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ one of the zeros of the quadratic polynomial alpha minus 1 x square plus alpha x plus 1 is -3, मतलब जो इस पॉलिनोमियल है ना, इसका एक जीरो जो है ना -3 है। जीरो क्या होता है, जीरो x की ऐसी वैल्यू होती है, इस x की वैल्यू होती है ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब ऐसी for those value of x for which this polynomial becomes zero। तो x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो x की वैल्यू है ना, तो रख देते हैं यहाँ पर, ये एक जीरो है ना, तो इसको रख देते हैं यहाँ पर x के प्लेस पे, अल्फा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 ये है। तो यहाँ पर ये जीरो है, ये एक जीरो है, इसका मतलब x की वैल्यू है जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आने वाली है, तो यहाँ पर रख देते हैं, x के प्लेस पे रख देते हैं, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, -3 रख देंगे, ये रख दिया, प्लस अल्फा x के प्लेस पे -3 प्लस 1, और इस जब यहाँ पर हम जीरो रख देंगे, -3 रख देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो जीरो के बराबर हो जाएगी, तो हम जीरो के बराबर ले लेंगे ये। तो ये अल्फा -1 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 अल्फा हो जाएगा, अल्फा इंटू 3 मतलब 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब एक काम करेंगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 1 और ये -3 अल्फा, ये -9 यहाँ पर 9 1 जा 9, तो 9 अल्फा और -9 ये, तो यहाँ पर 9 अल्फा और -3 अल्फा कितना हो जाएगा, 6 अल्फा हो जाएगा ना, 6 अल्फा, और ये -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -9 प्लस 1 -8 होगा, -8, और ये 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 अल्फा, इस 8 को उधर भेज देंगे तो ये 8 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 8, ये 6 डिवाइड में आ जाएगा, 8/6, मतलब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 2 4 जा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 4/3, तो 4/3 कहीं है ऑप्शन में, ये है, ये 4/3 हो जाएगी। तो बताइए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब जो जीरो होता है वो x की वैल्यू होती है ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो ये पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज आ सकते हैं, मतलब इसके एटमोस्ट टू जीरोज होंगे, तो एक जीरो उसमें से दिया हुआ है, मतलब जीरोज मतलब होता है ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो, तो वो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उनमें इसके 2 जीरो होंगे, तो एक जीरो दिया हुआ है, तो हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, अल्फा एक कांस्टेंट है, ठीक, अल्फा एक कोई यहाँ पर नंबर है, उसकी वैल्यू निकालनी थी, तो क्या आ गई आंसर, आंसर क्या है 4/3 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज -4,0, द अदर एंड ऑन x एक्सिस इज एट, तो यहाँ पर डायमीटर है, एक सर्किल बना लेते हैं, ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर का एक एंड पॉइंट गिवन है, इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज, तो ये वन एंड पॉइंट -4,0 है, द अदर एंड ऑन x एक्सिस, जो दूसरा एंड है ना, ये दूसरा एंड पॉइंट है, ये x एक्सिस के ऊपर है, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, हमें मालूम है कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है तो वो किस फॉर्म का होता है,
कोई भी पॉइंट एक्स एक्सेस के ऊपर होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जरूर जीरो होगा, ये याद कर लीजिए। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सेस के ऊपर है, कोई भी पॉइंट हो वो एक्स एक्सेस के ऊपर अगर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। तो वो इस फॉर्म का रहता है, एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म का रहता है, मतलब यहाँ पर कुछ नंबर रहेगा और यहाँ पे हमेशा जीरो रहेगा। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो यहाँ पर वो इस फॉर्म का रहेगा, एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म करेगा, मतलब यहाँ पर कोई नंबर रहेगा और यहाँ पर जीरो हमेशा रहेगा। तो ये याद कर लीजिए कि वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहता है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये दूसरा जो एंड पॉइंट था बी वाला, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और हमें द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये डायमीटर की लेंथ भी गिवन है 6। हमें निकालना है ये एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो AB के डिस्टेंस क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए। दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AB की लेंथ तो हमें गिवन है 6 इज इक्वल टू x2 कितना है, x2 x है, ये x2 x है, माइनस x1 कितना है, x1 ये माइनस 4 है होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 जीरो है, माइनस y1 कितना है, y1 ये जीरो है होल स्क्वायर। तो ये 6 है अंडर रूट ये x प्लस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 4 होल स्क्वायर, प्लस जीरो माइनस जीरो जीरो होगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, ये हो गया। अब इस स्क्वायर रूट को इधर भेज देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ये x प्लस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। ये 36 हो जाएगा ना, 6 6 जा 36। और इसको एक्सपैंड करने की गलती कभी ना करिएगा, इसको एक्सपैंड मत करिए, a प्लस बी होल स्क्वायर मत लगा लीजिएगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। एक काम करिए, जो स्क्वायर है ना इसको स्क्वायर रूट भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए। तो x प्लस 4 है ना, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर, इसको उधर भेज दीजिए, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस 6 वैल्यू आ जाएगी इसकी, क्योंकि रूट 36 6 होता है। तो x प्लस 4 ये हो गया। अब देखिए एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पर कर देते हैं। तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू 6 को ले लेंगे तो क्या आ गया, इस 4 को उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस 6 है और ये 4 इधर आ जाएगा तो माइनस 4, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये हो गया। ठीक, अगर निगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू लेंगे, यहाँ पे कर देते हैं। तो ये माइनस 6 है और ये x है, ये 4 जो है ये 4 है, इधर चला जाएगा तो माइनस 4 बन जाएगा, ये ऐसे तो माइनस 10 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आएंगी इस तरीके से। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, 2 है और माइनस 10 है क्या, नहीं है, तो इसको ना लीजिए क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, तो 2 ले लीजिए, ये 2। तो ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू 2 आई है, ये 0 है, तो 2,0 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x plus 2y minus 7 is equal to 0 and 2x plus ky plus 1 is equal to 0 don't have a solution। मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द सेम वेरिएबल x एंड y है। इसमें जब दोनों लाइन जो है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों लाइन अगर पैरेलल रहती हैं तब दोनों के नो सोल्यूशन होते हैं। जब दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तब नो सोल्यूशन होता है, ये होता है। और एक यहाँ पर एक और कंडीशन थी कि अगर a1 अपॉन a2 ये लीनियर इक्वेशन है ना, तो इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सेकंड वाली ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसको ये मान लेंगे, ये हो गया। ये दो लीनियर इक्वेशन इन द सेम वेरिएबल x एंड y है, इसमें नो सॉल्यूशन कब होता है, ये कंडीशन याद है ना। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तब ये दोनों जो लाइन होती हैं
तब ये पैरेलल रहती हैं, तब इसके जो सोल्यूशन होते हैं वो नो सोल्यूशन होते हैं, मतलब कोई भी सोल्यूशन ही नहीं होते इसके। ठीक, तो यहाँ पर A1 कितना है, यहाँ पर देखिए 5, A1 5 अपॉन A2 क्या है, A2 है 2, B1 क्या है, B1 ये 2 है, y कोफिशिएंट ऑफ y होता है ना B1 ये 2, और B2 क्या है, B2 k है। ठीक, इज नॉट इक्वल टू C1 क्या है, C1 -7 लेना होगा, और C2 क्या है 1। तो ये है, हमें k की वैल्यू बतानी है ना, तो यहाँ पर इस k को इधर भेज देते हैं, तो ये 5k हो जाएगा, इस 2 को इधर भेज देंगे यहाँ पर, तो ये 4 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। तो k की वैल्यू अगर 4/5 लेंगे ना, तब इसमें नो सोल्यूशन होगा। ठीक, तो 4/5 ऑप्शन में है कि नहीं, 4/5 ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 2 डाइज आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज। 2 डाई ऐसे लिए हमने, ऐसे रोल कर दिया। ठीक, तो दोनों डाई को जब रोल कर देंगे तो हो सकता है कि पहले वाली डाई में 1 आए और दूसरे वाले में भी क्या पता 1 आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले वाली डाई में 1 आए, दूसरे वाले में 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाली डाई में 1 आए, दूसरे वाले में 3 आ जाए। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वाले में 2 आए, दूसरे वाले में 1 आ जाए, या पहले वाले में 2 आए, दूसरे वाले में भी 2 आ जाए। तो हमें क्या निकालना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डबलेट मतलब होता है दोनों डाई जो फेंकी गई है दोनों में सेम नंबर आने की चांसेस कितने हैं। तो सेम नंबर कितने हैं गिन लेंगे, सेम नंबर 6 है ना, ये डबलेट्स है ना, डबलेट्स। तो प्रोबेबिलिटी डबलेट्स की निकालनी है, डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का रूल क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको गिन लीजिए वो कितने हैं। तो डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डबलेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डबलेट हैं, तो उसको ऊपर रख दीजिए। नीचे टोटल रखिए, टोटल कितने हैं, टोटल ये कितने 1 2 3 4 5 6 36, तो 36 टोटल है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में याद रखिए जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना उस चीज को गिन लीजिए कितने हैं वो। यहाँ पर 6 है ना डबलेट, तो 6 डबलेट हैं और टोटल कितने हैं, टोटल 36 है। इनको गिनिए कितने हैं, टोटल 36 है ना ये सब। तो आंसर हो जाएगा 6 6 6 6 36, तो 1/6 आंसर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये फिगर बना हुआ है, असर्शन क्या है, इफ द PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्किल विथ सेंटर O, सेंटर O है, PA एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, PA और PB टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किए गए हैं और सेंटर O है। Then the quadrilateral OAPB is a cyclic quadrilateral, OAPB ये cyclic quadrilateral है। तो बताइए सही कह रहा है क्या, OAPB साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, हाँ भाई है। बताएं कैसे है, देखिए ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। हमें मालूम है एक थ्योरम कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 हो जाएगा। थ्योरम नहीं मालूम क्या, थ्योरम क्या है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। सिमिलरली ये भी टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ 90 हो जाएगा। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट बोलूं, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, ये तो अलग थ्योरम हो जाएगा। यहाँ पर ये जो लेंथ है ये दोनों बराबर, ये थ्योरम नहीं, थ्योरम ये है कि द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये टेंजेंट हो गया और ये रेडियस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 हो गया। सिमिलरली ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होंगे दोनों, तो यहाँ पे 90 हो गया। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इन तीनों का सम, इन चारों का सम क्या होगा, इन चारों का सम 360 होगा ना। इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का सम भी तो 180 होगा। क्यों होगा इन दोनों का सम 180,
क्योंकि चारों का सम चारों क्वाड्रिलेटरल है ना, चारों का सम 360 होगा। इन दोनों का सम कितना है 180 है, इन दोनों का सम 180 है, और इन चारों का सम कितना होगा, चारों का सम होगा 360। तो 360 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 तो आएगा, तब इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 ना। तो अगर अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है, यहां पर अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है और यहां पर भी अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है, तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो यहां पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है OAPB, तो ये सही बोल रहा है, तो असर्शन इज ट्रू, तो असर्शन सही है। ठीक, रीजन क्या दे रहा है कि ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बोल रहा है, गलत बोल रहा है भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, इन दोनों के अपोजिट एंगल का भी सम 180 होगा। अब ये दोनों इक्वल भी है ना, तो इसका ये मतलब ना समझिएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, नहीं, ये तो एक कोइंसिडेंट है कि दोनों बराबर बराबर आ गए हैं। हमें बस ये देखना होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कि उनके अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो इनका सम 180 है, इनका भी सम 180 है, इस वजह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो असर्शन ट्रू हो गया। रीजन गलत बता रहा है, क्योंकि रीजन में इनको बोलना चाहिए कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, तो रीजन फॉल्स है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, assertion zeros of a polynomial p of x is equal to x square minus 2x minus 3 are minus 1 and 3। मतलब कह रहे हैं जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस जो होंगे ये दोनों जीरोस होंगे, मतलब इसकी x की दो वैल्यू आएंगी जिसके लिए ये जीरो रहेगा, वो दोनों x की वैल्यू ये हैं, मतलब ये दोनों जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के लिए। बताइए सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा है ये, तो इसके जीरोस मैं निकाल लूंगा, मैं इसके जीरोस निकालूंगा, फिर देखूंगा यही अगर दोनों रहेंगे बोल दूंगा असर्शन इज ट्रू। तो मैं इसके जीरोस निकाल लेता हूं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये है। जीरोस निकालने का क्या तरीका है, कोई भी पॉलिनोमियल उसका जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल जीरोस क्या होता है वैसे, जीरोस x की ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फॉर दोज वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस पॉलिनोमियल्स बिकम्स जीरो, ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब x की वैल्यू यहां पर ऐसा क्या रख दें जिसके लिए ये जो p ऑफ x की वैल्यू है ये जीरो हो जाए। मतलब x की वैल्यू यहां पर ऐसी कौन सी रख दी जाए, ऐसी x की वैल्यू क्या रख दी जाए कि जिसके लिए ये जो p ऑफ x की वैल्यू है, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, तो उसको जीरोस बोलते हैं। तो हम इसको जीरोस निकालने का तरीका होता है कि जैसे इसका जीरोस निकालना तो इसको जीरो के बराबर मान लेंगे, मान लिया जीरो के बराबर। अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लेंगे, यहाँ पर 1 है ना तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, -3 को ब्रेक करिए तो 3 × 3 हमें -2 चाहिए, तो यहाँ पर माइनस ले लीजिए, यहाँ पे प्लस। तो हम एक काम करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है -2x के प्लेस पे लिख देंगे -3x + 1x, ये लिख देंगे। -2x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -3x + 1x, और -3 के प्लेस पे -3। ये देखिए हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ये देखिए हमने इस मिडिल टर्म को -2 को स्प्लिट करके क्या लिख दिया, -3x + 1x, क्योंकि -3x + 1x को अगर हम ऐड करेंगे तो -2x ही तो आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक, -3x² आएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन लेने का मतलब होता है x से इसको डिवाइड करना है, इसको x से डिवाइड करूंगा x आएगा, माइनस इसको x से डिवाइड करूंगा 3 आएगा। इधर कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इधर 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, +1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो x आएगा, -1 से इसको डिवाइड करूंगा 3 आएगा। ये RHS में 0 है। अब देखिए यहाँ पर x -3 कॉमन हो जाएगा, x -3 कॉमन हो गया,
ये x माइनस 3 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ये x बचा, ये प्लस बचा और ये 1 बचा ये। तो यहाँ पर देखिए दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। तो हम दोनों को 0 लेके चलेंगे, दोनों को 0 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये जो x की वैल्यू आई है 2 ठो, अगर इसको आप इसमें पुट करोगे ना तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ये जीरोज हैं, ये दोनों जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के लिए। तो जीरोज जो होते हैं ऐसी x की वैल्यू होती है जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो ये अगर हम 3 को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे, यहाँ -1 पुट करेंगे, तब ये जो पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस वजह से इसको जीरोज बोला गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसके जो जीरोज होंगे वो -1 और 3 होंगे, तो ये सही बोल रहा है। देखिए इसको जो जीरोज हैं हमने निकाले, -1 और 3 ही तो आए हैं, तो असर्शन इज ट्रू, तो असर्शन ट्रू है। अब देखिए रीजन, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p of x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -1, 0 एंड 3, 0। कह रहा है जो इसका ग्राफ होगा, मतलब इस चीज़ का जो ग्राफ होगा, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है, तो इसका ये देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो अगर ये जो a होता है, अगर a पॉजिटिव होता है, a अगर ये a 1 है ना, मतलब 0 से ज़्यादा है, तो अगर a जो होता है 0 से ज़्यादा होता है ना, तो जो यहाँ पर इसका ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये ओपन अपवर्ड रहता है, मतलब पैराबोलिक इसका ग्राफ जो होता है पैराबोलिक होता है। और अगर a पॉजिटिव है, देखिए a पॉजिटिव है ना, a 0 से ज़्यादा है तो ओपन अपवर्ड रहेगा, तो ओपन अपवर्ड रहेगा। और इसके जीरोस क्या है, ये दोनों जीरोस हैं, तो इन दोनों जीरोस, तो ये दोनों x की वैल्यू है, तो यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ये है, और यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पे -2। तो ये जीरोस है ना, x की वैल्यू है, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर ये जो p of x होगा, p of x को y मान लीजिए, चाहे y, p of x को क्या मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं p of x को। तो ये जो p of x है ये 0 रहेगा ना, तो जहाँ पर 3 रहेगी वैल्यू वहाँ पर p of x 0 रहेगा। तो ये पॉइंट मिल गया 3, 0। 3 मतलब x की वैल्यू 3 है और ये p of x की वैल्यू 0 है, ठीक। तो p of x को y भी बोल सकते हैं, मतलब ये x की वैल्यू 3 है, ये y की वैल्यू 0 है ये। और -1, x -1 यहाँ होगा, x -1 जहाँ होगा वहाँ पर ये p of x 0 होगा ना, मतलब y की वैल्यू 0 होगी, तो ये -1, 0 हो जाएगा। और पैराबोलिक इसका ग्राफ होगा, कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक मालूम है ना, ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे ग्राफ होगा पैराबोलिक, तो ओपन अपवर्ड ऊपर से खुला रहेगा, तो ये ऐसे ग्राफ होगा। तो ये जो रीजन है ना बिल्कुल सही बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा, यहाँ पर और यहाँ पर काटेगा, तो सही बोल रहा है, रीजन बिल्कुल परफेक्ट है। तो असर्शन इज ट्रू, assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of the assertion, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन।